अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन 1920 से 1947 का पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में। तो हम इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, इसके कारणों को देखेंगे, कारणों के बाद में इसकी परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, फिर गांधी जी ने क्या मांग की उन मांग का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद कौन से जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उन अधिवेशनों के अंदर इसके प्रस्तावों को और कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया, किन में इनकी पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन के कार्य, जिनको हम दो भागों के अंदर बांट करके देखेंगे, असहयोगात्मक कार्य और रचनात्मक कार्य। इसके बाद इसका प्रचार देखेंगे, इसका विभिन्न कार्य देखेंगे, क्या कार्य किए गए आंदोलन के समय, गांधी जी की क्या योजना थी और कैसी अन्य घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश सरकार की इसके प्रति क्या नीति रही, कौन से नेताओं ने आंदोलन के अंदर भाग लिया था और ये आंदोलन आखिर समाप्त क्यों हुआ, और अंत में इस आंदोलन का हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब देखो होता क्या है, जो ये आंदोलन यानी ये जो समय था 1920 से 1922 का, ये अंग्रेजी हुकूमत के बीच में दो सशक्त जो जन आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें एक था खिलाफत और एक था असहयोग आंदोलन। तो इस पार्ट में हम असहयोगी देखेंगे, क्योंकि खिलाफत का जो पार्ट है वो आपके इस बार वाले जो चैप्टर है उसमें से आपके हटा दिया गया, तो इस कारण हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो इसमें देखो असहयोग के अंदर देखो संघर्ष का एक तरीका अपनाया गया था, वो तरीका था अहिंसक रूप से असहयोग का करना। किसका? ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से क्या था, सहयोग नहीं करना था। और इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत सारी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं के कारण इस आंदोलन की पृष्ठभूमि जो निकल करके हमारे सामने आई थी, और इन गतिविधियों से और जो जितने हम कारण पढ़ेंगे, इन सभी कारणों से भारतीय जो समाज का लगभग हर वर्ग क्या था, असंतुष्ट यानी वो रुष्ट था, ब्रिटिश सरकार से आक्रोशित था। और इन्हीं आक्रोश का गुबार जब गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया तो बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया था। अब देखेंगे इस असहयोग आंदोलन के लिए क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी, उनका हम देखेंगे। तो पहला ही है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ था आर्थिक संकट। देखो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, संपूर्ण जो संसार के अंदर आर्थिक कठिनाइयों से जनता को त्रस्त होना पड़ा था। इससे विश्व में क्या हो गई थी, महंगाई बहुत ही बढ़ गई थी। जो कस्बे और नगरों में रहने वाले मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग थे, दस्तकार मजदूर, वो सभी क्या थे, महंगाई से बड़े परेशान थे। खाद्यान्नों की कीमतें भारी कम हो गई थी, मुद्रास्फीति बढ़ने लग गई थी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया था और लोगों पर करों का बोझ बढ़ गया था। तो ये सारी बातें थी। और दूसरी तरफ सूखा, महामारी और प्लेग जैसी समस्याएं हो रही थी, जिनसे हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ये कारण था। अगला जो कारण है वो रॉलेट एक्ट है। तो जैसा कि हमने वैसे इस बार ये चैप्टर से हटा दिया गया, लेकिन पंजाब के अंदर जो मार्शल लॉ लगाया गया, जिसका आरोपण किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, इसके बाद, और यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार यानी जो विदेशी शासक है, उन्होंने क्या किया, अपने क्रूर और असभ्य जो रवैये है उसको यहाँ पर प्रकट किया था, यानी उसको उजागर किया था कि वो आखिर उनकी कितनी क्रूरता की हदों तक जा सकते हैं। तो इससे वो लोग थे जिनका अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में या अंग्रेजी शासन में या उनके अंदर जो विश्वास था, उन्होंने भी इस अंग्रेजी जो क्रूर और असभ्य रवैये को प्रत्यक्ष देखा। तो इससे बड़ी संख्या के अंदर लोग क्या हो गए, अंग्रेजी शासन के विरोधी हो गए। अगला था तो वो था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से क्या हुआ था, इससे लोगों के अंदर बड़ा ही असंतोष व्याप्त हो गया था। अब ये असंतोष क्या हुआ, इसका क्या था, तो 1919 के अंदर जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए थे, उसका वास्तविक मकसद क्या था, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना, न कि जनता को कोई राहत प्रदान। इन भारतीयों को कुछ समय के लिए फुसलाना था। और इन सुधारों से जो स्वशासन की मांग भारतीय राष्ट्रवादी कर रहे थे, उनको भी क्या लगी, निराशा ही हाथ लगी थी। इसके अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है ना, इस हत्याकांड के बाद में जो पंजाब के अंदर ज्यादतियाँ की गई और इसकी जांच के लिए जो हंटर कमीशन है उसकी सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को देख करके जो कांग्रेस का एक तबका या भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का एक तबका जो अंग्रेज़ों का समर्थक था, उसकी भी आंखें खोल दी कि आखिर अंग्रेज़
क्या हैं और वो क्या भारत में चाहते हैं। और उधर जब ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के सम्मानित किया गया, उसके कार्यों को उचित ठहराया गया। तो इस तरीके से इन सारी गतिविधियों ने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसे क्या कर दिया था, लोगों के सामने रख दिया था। ठीक है, यही परिस्थितियां इसके लिए काफ़ी थी। अब देखो कांग्रेस ने क्या किया, गांधी जी ने कांग्रेस और खिलाफत की मांगों को मिला दिया था। यहाँ पर ये काम किया था गांधी जी ने, जो कांग्रेस थी और जो खिलाफत थी उसकी मांगों को इसमें मिलाने का काम किया था। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार क्या करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या करें, खेद प्रकट करे। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया उसके प्रति क्या करे, खेद व्यक्त करने का काम करे। अगला तो जा टर्की के प्रति व्यवहार को क्या करे, नम्र करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए क्या करे, अपनी योजना नई प्राप्त करे। क्योंकि जो तुर्की का सुल्तान था उसका पद समाप्त करने, उसके साथ व्यवहार और अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा आदि काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों से क्या थे, असंतुष्ट थे। और सरकार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तब वे क्या कर देंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ये सारी की सारी मांगे किसके द्वारा रखी गई, गांधी जी के द्वारा रखी गई कि अगर सरकार ये मांगे स्वीकार नहीं करेगी तो वो क्या कर देगी, कांग्रेस को मजबूर होना पड़ेगा असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। लेकिन ढाक के 3 पात, यानी इस सभी बातों का ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्या था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ब्रिटिश सरकार को इस मुद्दे से कोई भी मतलब ही नहीं था। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने इस तरफ क्या था, कोई भी ध्यान नहीं दिया था, यानी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। तब गांधी जी ने क्या किया था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त है 1920 को। अब देखो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता के अंदर सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, है ना। कब किया गया था, सितंबर 1920 के अंदर। कहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में। इसके लिए किसके लिए, असहयोग आंदोलन को लेकर के ही आयोजित किया गया। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का क्या किया गया था, कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। यानी इस अधिवेशन का मुख्य रूप से कांग्रेस क्या चाहती थी, पंजाब और जो खिलाफत का मुद्दा है उस मुद्दे को हल करना चाहती थी, और साथ में जो स्वराज्य की स्थापना है और उसको स्थापना करने और असहयोग का जो कार्यक्रम है उसको जो स्वीकार। अब इसमें कार्यक्रम वैसे आगे हम देख लेंगे, रचनात्मक में बातें करेंगे, इसी कारण यहाँ इतनी बातें नहीं करेंगे। हालांकि इस सम्मेलन के अंदर जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसका CR दास ने विरोध किया था। हालांकि अगला जो सम्मेलन होगा उसमें वो फिर से क्या कर देंगे, उसका समर्थन कर देंगे। इस अधिवेशन में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार नवंबर 1920 में होने वाले जो चुनाव है उनका बहिष्कार करने का क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। हालांकि एक गुट था जिसके मुखिया CR दास थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो विधान परिषदों के चुनाव है उनमें ये भाग लेना चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस के अनुशासन था उस अनुशासन का इनको पालन करना पड़ा और इन्होंने क्या किया, चुनावों का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में आगे हम देखेंगे जब फिर ये विरोध करेंगे और स्वराज्य दल नामक अलग पार्टी का गठन कर लेंगे। हालांकि इस समय के लिए इन्होंने क्या किया था, मतदान में भाग नहीं लिया था। ठीक है, और अधिकांश जो मतदाता थे उन्होंने भी इस चुनावों के अंदर भाग नहीं लिया था। अब इसके लिए क्या, इसके कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विजय राघवाचार्य, ध्यान रखना, वो सम्मेलन विशेष अधिवेशन था। लाला लाजपत राय गर्मपंथी दल के नेता थे जिन्होंने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी विशेष अधिवेशन की। जबकि विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन यानी जो नियमित अधिवेशन जो दिसंबर में हुआ था वो दिसंबर 1920 में कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसके प्रस्तावों को दोहराया गया था। अब यहाँ क्या बात की गई थी, यहाँ कांग्रेस का जो विचार है उस एक तो ये प्रस्ताव जो भी थे हम आगे देखेंगे इसके प्रस्ताव, इसलिए यहाँ विचार नहीं करेंगे। और इसके साथ महत्वपूर्ण रूप से बात ये थी कि कांग्रेस का जो सैद्धांतिक नीति थी इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया था। अब परिवर्तन कैसे कि कांग्रेस इससे पहले संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाए हुई थी, जबकि उसकी जगह पर इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने क्या कर दिया, संवैधानिक तरीके की जगह शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने संवैधानिक जो दायरे है उससे बाहर निकलकर जो जन संघर्ष की जो अवधारणा है उस अवधारणा को इस सम्मेलन के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया। अब इसमें कौन से कार्यक्रम रखे गए, उन कार्यक्रमों को हम यहाँ देखेंगे और इन कार्यक्रमों को दो भागों में बांटेंगे, एक तो असहयोगात्मक कार्य, दूसरे थे रचनात्मक कार्य। तो पहले हम इसमें देखेंगे असहयोगात्मक कार्य। इस असहयोगात्मक कार्य में क्या था, सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग करना, यानी जिनके बदले कोई भी अपने को वेतन नहीं प्राप्त होता हो, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का क्या करना, बहिष्कार करना, और विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, बहिष्कार करना था। ये वो कार्यक्रम थे जब कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें जो स्वीकार किए गए थे वही कार्यक्रम इसके अंदर रखे गए थे। यानी अवैतनिक पद थे, स्थानीय निकायों के जो नामित पद थे उन सब से क्या करना था, यहाँ पर इस्तीफा देना था। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने और करों की अदायगी से इनकार करना भी शामिल था। ये वो सारे कार्य थे जिनको इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अंदर इनको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब देखेंगे रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्यों के अंदर क्या था, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, जो आगे हम देखेंगे इसके कारण बहुत सारी राष्ट्रीय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना हुई। झगड़ों, अब जब ऊपर था कि अदालतों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी स्कूलों और कॉलेज का बहिष्कार किया जाएगा, इसका विकल्प रखा गया, इसकी जगह राष्ट्रीय स्कूलें और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। जबकि सरकारी अदालतों का बहिष्कार होगा तो क्या होगा, झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना होगी। अब पंचायतों के माध्यम से झगड़ों का क्या होगा, निपटारा। अगला जो टॉपिक था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, इसकी जगह क्या होगा, इसी जगह चरखों द्वारा निर्मित जो स्वदेशी वस्त्र उनका प्रचार करेंगे, हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देंगे, ये सारे इसके अंदर किए गए। इसके अलावा जो शराब है उसकी बंदी करेंगे और हिंदू मुस्लिम जो एकता को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये सबसे बड़ी बुराई थी समाज के अंदर, इसको दूर करना, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर स्वीकार कर ली गई, इसके रचनात्मक कार्यक्रमों के अंदर ये सारी बातें स्वीकार कर ली। अब गांधी जी ने ये विश्वास दिलाया कि यदि इन सब कार्यक्रमों को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो 1 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि असहयोग किस आंदोलन के समय गांधी जी ने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, तो वो असहयोग आंदोलन के समय का किया था। अब इस समय गांधी जी का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कथन है कि गांधी जी ने कहा था कि स्वराज्य की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं तथा 1 वर्ष में स्वराज्य निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और गांधी जी ने अपने ये विचार सर्वप्रथम जो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र था उसमें उल्लेख किया। कौन सा समाचार पत्र था, यंग इंडिया। इस अपने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के लेख में उन्होंने गांधी जी ने इस विचारों को क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो इसी दरमियान जब आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इसके निधन के बाद उनकी जगह क्या किया जाता है, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। अब जैसे इनके कार्यक्रमों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना, तो वो कार्यक्रम क्या थे। अब महात्मा गांधी ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कैसे रहे हिंद की उपाधि, इसके साथ साथ गांधी जी को और भी पदक दिए गए थे, जैसे जुल्लू युद्ध पदक है, बोहर युद्ध पदक है। इन सभी पदकों को गांधी जी ने वापस लौटा दिया था। तो गांधी जी की देखा देखी जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था, ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी, त्याग दी। और गांधी जी की देखा देखी यानी इनसे प्रोत्साहित होकर के कई लोगों ने अपनी पदवियाँ और उपाधियाँ क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कार्य किया, तो इससे ब्रिटिश सरकार पर भी क्या हुआ, दबाव बढ़ने लगा। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने वकालत छोड़ दी, है ना। ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत से नेता थे, सैफुद्दीन किस्लू, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने क्या कर दी थी, राजेंद्र प्रसाद जैसे, इन्होंने वकालत करना छोड़ दिया था। अब लोगों ने विदेशी वस्तुओं का क्या किया, बहिष्कार। लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो राष्ट्रीय जो है ना अपने देश के अंदर जो खादी से बनी वस्तुएं उन्हीं का क्या करेंगे, वह उन्हीं का प्रयोग करेंगे। विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, विदेशी कपड़ों की जो दुकानें उनके आगे भी धरने दिए गए, विदेशी शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानों पर भी धरने दिए। इन सब का प्रयास ये रहा कि जो विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई
थोड़े ही समय में जो विदेशी कपड़ों का आयात घट करके क्या हो गया, आधा रह गया। इधर जो अगला कार्यक्रम था कि अंग्रेजी जो शिक्षण संस्था है उनका क्या करना था, बहिष्कार करना था। तो उनके बहिष्कार की जगह पर अब लोगों ने क्या किया, बहुत से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि विद्यापीठों की भी स्थापना इसी के समय हुई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य बन गए थे। तो इस तरीके से देश के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अब जो अगला जो स्टेप है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो स्टेप ये है कि अब जब ये असहयोग आंदोलन भारत में चल ही रहा था, इसी समय यानी 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे। यानी ये क्या आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो इससे क्या हो गया, संपूर्ण भारत के अंदर क्या की गई थी, हड़ताल का आयोजन किया गया। यानी प्रिंस ऑफ जो वेल्स है उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई, किंतु मुंबई की जनता ने क्या किया, इनके विरोध में जुलूस निकाला। मजदूरों ने कारखाने बंद कर हड़तालें घोषित कर दी और जगह जगह क्या किए गए, प्रदर्शन किए गए। तो इन बातों को लेकर के ब्रिटिश सरकार बड़ी क्रोधित हो गई थी। इसी कारण पूरे बम्बई के अंदर कई स्थानों पर हिंसक वारदातें और पुलिस के साथ में झड़पें हुई, जिससे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 1921 में 396 हड़तालें हुई और जिनमें लगभग 6 लाख लोग क्या हुए, इसमें शामिल हुए। ये एक आंकड़ा है, इससे भी अधिक था। तो ये वो कार्य थे जिनका क्या हुआ था, इसकी यात्रा के बाद में क्या हुआ था, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इधर जो क्रुद्ध होकर के सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर ही क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आदि प्रमुख नेता गिरफ्तार। यानी इन्होंने प्रमुख रूप से इस आंदोलन के अंदर भाग लिया और इस आंदोलन में भाग लेते हुए ये लोग क्या गए, जेल गए थे। अब गांधी जी, लेकिन गांधी जी को सरकार ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया हुआ था। इसी कारण इस समय आंदोलन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चला करता था। तब अंग्रेजी सरकार ने मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस समय असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हो रहा था, इसी समय जो असहयोग आंदोलन के लेकर को मतभेद हो गए थे कांग्रेस के अंदर, तब मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट है, जीएस कारपड़े, बीसी पाल आदि ने क्या कर दी थी, कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि ये संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाना चाहते थे। जबकि दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने जो संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर जो संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार कर लिया था, इसी कारण ये नेता बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या किया था, सरकार से बातचीत यानी मध्यस्थ का कार्य किया था। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी वायसराय रेडिंग से मिला था। यानी क्या हुआ था, जो सर्वदलीय सम्मेलन भी गया था, इन्होंने समझौते के प्रयास भी दोनों के बीच में करवाए थे, लेकिन इन सभी का क्या हुआ था, कोई यहाँ पर परिणाम जो है वो निकलकर सामने नहीं आया था। यानी कोई समझौता इनके बीच में नहीं हो पाया था, सरकार और इनके बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया था। अब देखेंगे तब क्या होगा, जब इनके बीच में कोई समझौता नहीं होगा तब की स्थिति आगे नहीं। इसी बीच में अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का वार्षिक 3 अधिवेशन जो आपको इसमें देखने हैं। एक तो अधिवेशन हमने देखा जो था सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, किसके लिए, असहयोग आंदोलन के लिए। दूसरा जो दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, वो वार्षिक अधिवेशन था। तीसरा ये था, ये भी वार्षिक अधिवेशन था, जो दिसंबर 1921 के अंदर, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, लेकिन ये इस समय जेल में थे इस आंदोलन में भाग लेने कारण। इसके कारण अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, और हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता जरूर की थी, लेकिन यहाँ सरोजनी नायडू ने चित्तरंजन दास का क्या किया था, भाषण जो जेल से उन्होंने लिख करके भेजा था उसको यहाँ पढ़ा। और इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, और भी ज़्यादा, यानी और भी ज़्यादा जो प्रभावी है, प्रभावी तरीके से इसको चलाने का कार्य किया। यानी कांग्रेस ने इस अधिवेशन में गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तैयार करने का अधिकार दे दिया। इसी कारण गांधी जी ने सरकार को फिर एक लेटर लिखा, जो हम आगे देखेंगे, जिसमें वो सविनय अवज्ञा की बात कहेंगे। तो वो सारा का सारा कार्यक्रम निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कर दिया, गांधी जी को दे दिया। और इधर सरकार के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तब 1 जनवरी जो 1922 को सर्वदलीय सम्मेलन ने भी अपील की, गांधी जी
ने वायसराय को भी पत्र लिखे, लेकिन इन सब का क्या हुआ, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सरकार ने क्या किया, 30,000 से अधिक लोग इसमें आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। तभी 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को क्या दी, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, इसमें इन्होंने वायसराय को पत्र लिखा, किसके बारे में, जो आंदोलनकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, उनकी उत्पीड़नकारी गतिविधियों को 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने बंद करने को कहा। यानी 1 सप्ताह के अंदर भीतर दमन चक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए जो आंदोलनकारियों को अगर रिहा नहीं किया तब वे क्या करेंगे, बारदोली से, ये सूरत के पास है गुजरात प्रांत के अंदर, बारदोली से क्या कर देंगे, सामूहिक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो प्रारंभ कर देंगे। यानी गांधी जी ने कहा था जो राजनीतिक बंदी उन्हें छोड़ा जाए, नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करे, प्रेस के ऊपर से जो सरकार अपना नियंत्रण हटाए। अगर ये सारी बातें नहीं स्वीकार करेंगे तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे, प्रारंभ कर देंगे। इसी दरमियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है और उस घटना ने क्या कर दिया, इस सारे आंदोलन के किए कराए पर पानी फेर दिया। वो घटना है चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। सब जगह 5 फरवरी डेट है, लेकिन जो यहाँ चौरी चौरा गांव के जो स्मारक है उसमें 4 फरवरी लिखा है, और कई जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी इसको 4 फरवरी 1922 भी स्वीकार किया गया। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इसी बीच में क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, यानी ये गोरखपुर जो वर्तमान डिवीज़न उसी में है, जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर ये एक क्या हो गई, घटना घट गई थी। अब इस घटना में क्या था, चौरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस को क्या किया, पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही यानी कुल 22 लोग इसमें मारे गए। अब थोड़ा सा इसका हम विश्लेषण करेंगे। अब देखो हुआ क्या था। अब यहाँ पर जो क्या कर रहे थे, लोग प्रदर्शन कर रहे थे। किसके लिए प्रदर्शन लोग कर रहे थे, वो प्रदर्शन लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि शराब की जो बिक्री है उसके विरोध में, और जो खादानों की जो मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। तब पुलिस ने क्या किया था, स्वयंसेवकों के जो दल थे उनके जो नेताओं को बुरी तरीके से यहाँ पीट दिया। इससे लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोगों ने क्या कर दिया, पुलिस पर हमला कर दिया। तो पुलिस ने क्या चलाई, गोली चलाई, और इस गोली से काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए। और इस गोलीबारी के कारण जो लोग क्या हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए, और उत्तेजित लोगों ने क्या किया, पुलिस का पीछा किया, और पुलिस वाले यहाँ से भागकर थाने में घुस गए। तो लोग भी पीछे गए और थाने को घेर करके क्या लगा दी, आग लगा दी। अब जो भी सैनिक अगर अब थाने से बाहर भागने का है तो भीड़ ने या तो उन्हें मार डाला या उन्हें आग में झोंक दिया था। तो इस तरीके से इसमें कुल 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। तो गांधी जी ने इस घटना से बड़े ही दुखी हुए, और इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद करने का निर्णय ले लिया। यानी गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि गांधी इस समय घटनास्थल पर नहीं, गांधी इस समय जो बारदौली के अंदर थे, और वहीं से इसके इन प्रस्ताव को क्या कर दिया, गांधी जी ने वापस ले लिया था। और ये घटना भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस हम देखने में एक छोटी सी घटना लगती होगी, लेकिन इस घटना ने जो गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो आगे 6 साल आगे के लिए क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। जो कि इस जो फरवरी था, फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर ही जो प्रारंभ होने वाला था। तो इसी को लेकर के बारदौली के अंदर कांग्रेस की बैठक हुई 12 फरवरी 1922 को। इस बारदौली की कांग्रेस जो कमेटी की बैठक के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो गांधी जी की इस घोषणा से देशवासी और जो आंदोलन के प्रमुख नेता वो बड़े अचंभित रह गए। जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने गांधी जी के इस निर्णय का क्या विरोध किया, और विरोध करते हुए गांधी जी को इसके बारे में क्या लिखा, पत्र लिखा, अपनी असहमति प्रकट की थी। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी के इस निर्णय से दुखी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने को एक राष्ट्रीय आपदा कहा था, और कहा था कि हम सभी देकर के गांधी जी के इस निर्णय से क्या रहेंगे, भौसं के रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा मैं हर प्रकार का दमन, प्रताड़ना, उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का भी वर्ण कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन क्या हम देखेंगे, क्या गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से क्या हो गया, सरकार का जो निर्णय कमज़ोर हो गया, सरकार का दमन चक्र क्या बंद हो गया? नहीं, सरकार का दमन चक्र बंद नहीं हुआ था, बल्कि जो आंदोलन समाप्त हो गया उसके समाप्त होने के बाद दमन चक्र जारी रहा। क्यों?
क्योंकि इस आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी नेता थे वो गांधी जी से संतुष्ट नहीं थे, और इसी कारण जो सरकार ने गांधी जी की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी को 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुना दी। 6 वर्ष जो क्या कर दिया, जेल की सज़ा सुनाई। अहमदाबाद के अंदर इन पर मुकदमा चला गया, वहाँ के सेक्शन जज तो था ब्रूमफील्ड था, उसने इनको क्या कर दी, 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी गई। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार करके और सज़ा सुना करके भेज दिया। लेकिन गांधी जी ने इस अवसर पर क्या कहा, गांधी जी ने कहा इस ऐतिहासिक भाषण में, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन और विचारपूर्ण हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर के यहाँ सजा पा सकता हूँ, और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य। कितनी अच्छी बात कही थी। तो यही गांधी को एक महान बनाती है। अब इसके बाद में क्या किया, हालांकि गांधी जी को फरवरी 1927 में सरकार ने 6 साल से पहले यानी 2 साल बाद ही क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इसके बाद गांधी जी जब कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए थे, और इसी कारण अब गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने आदि कार्यों के अंदर लग गए थे। अब कुछ इसकी महत्वपूर्ण बात है, इस आंदोलन का हम करेंगे आलोचनात्मक विवेचन, यानी इस आंदोलन की आलोचना, पक्ष विपक्ष, ये सारी बातों को हम इसके अंदर दृष्टिगत रखेंगे। क्या इससे कुछ बदलाव हुए या नहीं हुए, उन सारी बातों को हम इसके अंदर देखेंगे। तो वो बातें ये थी, वो बातें क्या थी कि इस आंदोलन की आलोचना इस आधार पर की जाती, आंदोलन स्वराज्य प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने जो 1 वर्ष का लक्ष्य रखा था उनका ये वादा पूरा नहीं हो सका। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन के जो जितने सारे कार्यक्रम हैं वो ईमानदारी पूर्वक यानी सभी पूरे लागू हो जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन ऐसे न तो कार्यक्रम लागू हुए, इस कारण ये आंदोलन का वादा भी पूरा नहीं हुआ। जो खिलाफत को साथ में जोड़ा गया, क्योंकि खिलाफत का प्रश्न अंत हो गया है ना, जब तुर्की के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई और उन्होंने खिलाफत को समाप्त कर दिया, तब मुसलमान अलग हो गए, और जो हिंदू मुस्लिम एकता जो स्थापित करना था वो नहीं हुई। इसके अलावा इसके विपरीत एकता तो एकता की जगह रही, इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, जैसे मोपलाओं के विद्रोह हुए और हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई और ज़्यादा हुई, और पंजाब के लोगों पर जो किए गए अत्याचार, क्योंकि सरकार का मुख्य तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था, तो इसी मांग को लेकर के हुआ था जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, लेकिन सरकार ने इस पंजाब के अत्याचारों से भी ज़्यादा खिलाफत को गांधी जी ने महत्व दिया था, और हालांकि बाद में इसके पंजाब के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो इसकी तरफ है, यानी एक तरीके से जो राष्ट्रीय जो राजनीति है उस राजनीति का सांप्रदायिकरण गांधी जी के इस प्रयास से हो गया था, और अब राष्ट्रीय आंदोलन में जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो चरित्र बनाए रखने का प्रयास किया गया था वो नहीं रह पाया, और मुसलमानों के अंदर धार्मिक तथा जो राजनीतिक चेतना है वो अब एक अपने धर्म के प्रति हुई, यानी वो अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रही, बल्कि जो संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिक तत्व इसके अंदर क्या आए, बढ़कर सामने आए। इस आंदोलन के हालांकि कुछ सफलताएं भी प्राप्त हुई, तो इस आंदोलन में सफलताएं क्या प्राप्त हुई, इस आंदोलन के जो रचनात्मक कार्य हैं वो सफलताएं प्राप्त हुई। यानी देखो, कुछ वैसे हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को क्या क्या एक सूत्र में बांधा, और इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, और जो कांग्रेस जैसी संस्था है उसको क्या कर दिया, इस आंदोलन ने कांग्रेस को क्या कर दिया, संपूर्ण भारतीय लोगों की क्या करना दी संस्था। इससे पहले कांग्रेस को अंग्रेज लोगों की कुछ एक समृद्ध परिवारों की संस्था, यानी कुछ एक ऐसे जो धनी लोग थे जिनका जनता से कोई मतलब नहीं था, या कुछ वकील लोग थे, इन उच्च वर्ग के लोगों की संस्था मानते थे, यानी चुनिंदा लोगों की संस्था मानते थे। लेकिन इससे सिद्ध हो गया कि कांग्रेस चुनिंदा लोगों की संस्था नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर सभी वर्ग जुड़े, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला, सभी ने क्या किया था, इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसलिए अंग्रेज़ों की ये चेतना भी टूट गई, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये भ्रांति थी कि भारतीयों में चेतना का अभाव है, वो दासता की त्रासदी को अपना भाग्य की नियति मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये धारणा को भी तोड़ दिया। इसके अलावा रचनात्मक कार्य में क्या देखेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं,
सरकार चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना आदि ये कार्य ये बहुत ही सफल हुए थे, जिससे अंग्रेज़ों का जो भारत के अंदर आयात था वो भी क्या हो गया था, जो विदेशी कपड़ों का आधा हो गया था, और जो राष्ट्रीय जो उद्योगों हैं उनको भी इस समय गति मिली थी। और इस आंदोलन जो कांग्रेस को नई दिशा दी थी, जो मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि अब कांग्रेस क्या संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन गई थी। तो इस तरीके से कांग्रेस को लोगों के बीच में रख करके इस आंदोलन ने क्या कर दिया था, खड़ा कर दिया था। इससे कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप रहा, जिससे भारतीयों में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा प्रबल हुई। जो अपने भाग्य वाली जो मैंने बात बताई वो इसी के निमित्त थी, और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को क्या किया था, संगठित किया था। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मिथक थे, दो तरीके के मिथक ब्रिटिश उपनिवेश के भारत में थे। पहला तो ये था कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में, ऐसा तो था नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन नहीं होता। और इस विभाजन को, इस मिथक को तोड़ने के लिए भारतीयों ने क्या किया था, इसके बाद जो स्वराज्य बहिष्कार का आंदोलन चला दिया था। तो इस बात को भी क्या कर दिया, जो कष्ट हो गया, इस पर जो मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने क्या कर दिया, आर्थिक शोषण को उजागर करके भी तोड़ दिया था, जिसमें उन्होंने बता दिया किस तरीके से जो अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। दूसरा मिथक ये था, वो मिथक ये था कि अंग्रेज अजय, तो उसको भी इस आंदोलन ने तोड़ दिया कि इसमें सत्याग्रह द्वारा कड़ी चुनौती देकर के अंग्रेजी जो शासन उसकी जड़ों को हिला दिया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों ने चुनौती देने का इसमें कार्य किया था। तो ये था जिससे इस आंदोलन से भारतीयों का जो साम्राज्यवादी शासन है उससे भय भी जाता रहा, और अब भारतीय वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से लानायित हो गए, और इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते रहे, यानी अंग्रेज शासन को वो चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया था। तो ये सारा कुछ था। कैसा लगा ये पार्ट आप कमेंट कर में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अब देखेंगे हम 1922 से 1930 ईस्वी के घटनाक्रम को। ये आपके नए सिलेबस में भी है, और इसके अंदर हम महत्वपूर्ण घटनाओं के अंदर देखेंगे स्वराज्य दल है, और इसके बाद में जो साइमन कमीशन है, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेहरू रिपोर्ट है। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्वराज्य दल के बारे में बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, गांधी जी की ने जो निर्देश दिया था उसके निर्देश के अनुसार 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित जो केंद्रीय और विधान मंडलों के चुनाव है उसका कांग्रेस ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। यानी 1920 और 21 के चुनावों के अंदर कांग्रेस ने क्या किया था, हिस्सा नहीं लिया था। किंतु 1918 के अंदर जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक और गुट कांग्रेस से अलग हो गया था, जिसमें कौन थे, अति उदारवादी थे, जिन्होंने एक दल का भी निर्माण किया था, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। तो इस दल के तले सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ज़्यादा जो अति उदारवादी लोग थे उन्होंने क्या किया था, इस चुनावों के अंदर भाग लिया था। अब जब इन लोगों ने इन चुनावों के अंदर भाग लिया था, इनके भाग लेने के कारण जो क्या था, विधान परिषदों के अंदर इन्होंने क्या किया था, जहाँ तक संभव हुआ वहाँ प्रवेश करके सरकार का क्या किया था, विरोध किया था। उदारवादी अपने उद्देश्य में बहुत सफल नहीं हो सके, लेकिन इस कोशिश में जो कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उसके मन मस्तिष्क पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, और इसी प्रभाव को लेकर के क्या हुआ था, ये जो स्वराज्य दल की भी स्थापना होती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, मार्च 1922 के अंदर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो राष्ट्रवादी खेमा उसमें भी क्या होने लग गया, बिखराव आने लग गया, संगठन टूटने लग गया था, और जो जुझारू राष्ट्रवादी नेता थे उनका भी मनोबल एक बार से गिरने लगा था। ये सारी वो परिस्थितियां थी जब कांग्रेसियों के मध्य भी इस बात पर बहस होनी प्रारंभ हो गई थी कि संक्रमण के इस काल में कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो इसी बात को लेकर के बहुत से जो कांग्रेसी लोग थे वो गांधी जी की रणनीति एवं नेतृत्व पर क्या लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया था, और इसी कारण कई सारे लोग उसमें भी, हमने उसमें बात की थी, काफ़ी सारे लोग उससे रुष्ट थे। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने के लिए एक कोई नया जो उपलब्ध क्या था, नया कोई ढांचा ढूंढने लगे थे। तो इन्हीं परिस्थितियों का इन सारे में अध्ययन करेंगे, और इसके बाद इसमें विभिन्न संगठन, कांग्रेस के सम्मेलन, इसके स्वराज्यवादियों ने क्या कार्य किए, इन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल
स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब देखते हैं बुक के अनुसार, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भी भावी जो कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस में मत भिन्नता थी, यानी एक मत नहीं था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। 1919 के जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेने को लेकर के इनमें क्या था, मतभेद था। यही बात मैंने अभी की थी, यानी कांग्रेस का जो दो खेमे हो चुके थे, एक इनमें भाग लेना चाहता था, एक भाग नहीं लेना। तो कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और हकीम अजमल खान जैसे ये नेता, इन नेताओं का मानना था कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को कांग्रेस काउंसिल के चुनावों में भाग लेना चाहिए और काउंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने की क्या अपनानी चाहिए, नीति अपनानी चाहिए। और ये लोग क्या कहलाए, परिवर्तनवादी कहलाए। यानी ये लोग, इनका विश्वास था कि जो असहयोग आंदोलन उसका विस्तार किया जाए, इस असहयोग को व्यवस्थापिका स्वभाव तक ले जाया जाए और वहाँ जाकर के सरकारी प्रस्तावों का क्या किया जाए, विरोध किया जाए, सरकारी मिशनरी के कार्यों में रुकावट डाली जाए। और इसको एक तरीके से ये जो असहयोग आंदोलन का विस्तार मानते थे, न कि उसका परित्याग। तो इस तरीके से इनका अलग मन था और ये चाहते थे कि एक संघर्ष का नया मोर्चा खोलेंगे जो आगे चल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। दूसरे शब्दों में हमें इसकी बात को इस तरीके से कहें कि इनका उद्देश्य विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना था या उनको समाप्त करना था। यानी ये चाहते थे स्वराज्यवादी या तो विधान परिषद हैं वो ऐसा कार्य करे जो इन स्वराज्यवादियों राष्ट्रवादियों के जैसा कार्य करे जैसा ये चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं करे तो इन संस्थाओं को वो समाप्त करवाना चाहते थे। इसके लिए हम उदाहरण के लिए देखते हैं तो क्या करता है कि इन्होंने कहा कि यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांग की अपेक्षा करती है तो वे व्यवस्थापिकाओं के कार्य संचालन को क्या कर देंगे, अवरुद्ध कर देंगे और इस कारण सरकार का ध्यान मजबूर होकर के इस ओर देना पड़ेगा, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और इस ओर उसे अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो लोग इस विधान परिषदों में प्रवेश किया, यानी इसमें चुनावों में भाग लेने की बात कर रहे थे, वो परिवर्तनवादी यानी रेडिकल कहलाए, जिसके बारे में हमें अभी देख लिया ऊपर, यानी इसमें भाग लेने के। और जबकि जो लोग क्या करते थे, विधान परिषदों के पक्षधर नहीं थे और इन स्वराज्यवादियों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन लोगों को क्या कहा गया, उन लोगों को अपरिवर्तनवादी यानी नॉन रेडिकल कहा गया या परिवर्तन विरोधी। एक परिवर्तन समर्थक और दूसरे परिवर्तन विरोधी। अब ये नेता कौन थे जो परिवर्तन विरोधी थे, इनके बारे में देख। ये नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, राजगोपालाचारी। ये इनके जैसे ऐसे नेता थे जिन्होंने विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेने का क्या किया था, विरोध किया था। अब देखो ये विधान जो सभा के चुनाव होते इसमें भाग लेने का विरोध कर रहे थे क्योंकि इन्होंने तर्क दिया था कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या क्या हो जाएगी, वे समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे खेमे था वो इसकी इन बातों से क्या था, समर्थन नहीं था और उन्होंने इसका क्या किया था, तीव्र विरोध किया था। यानी ये परिषदों विरोध के समर्थक थे। इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से क्या होगी, जो रचनात्मक कार्य उनकी अपेक्षा होगी। रचनात्मक कार्य कौन से थे, जैसे सूत काटना था, शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, ऐसे जो गांधीवादी रचनात्मक कार्य चल, यानी कि हम इस तरफ चले गए तो इसमें क्या हो जाएंगे, हम अपना जो मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और इनका ये मानना था कि अगर वो इसमें चले भी गए तो बाद में वो भी क्या हो जाए, धीरे धीरे सरकार का उनका प्रभाव हो जाएगा और उनमें राष्ट्रवादी भावना क्या हो जाएगी, चली जाएगी और वो सरकार के क्या बन जाएंगे, समर्थक बन जाएंगे, यानी सरकार की वो ढाल बन जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के इनके बीच में क्या था, मतभेद था। अब देखो कांग्रेस का दिसंबर 1922 के अंदर गया के अधिवेशन हुआ। इस गया के अधिवेशन में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच में क्या हो गया, तीव्र मतभेद हो गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और इसके महामंत्री कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इनके प्रयासों के बावजूद भी क्या हो गया था, कांग्रेस जो काउंसिलों में प्रवेश का जो इनका प्रस्ताव था वो यहाँ पर क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो अब इस बात से क्या हो उठे, इस जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में इस प्रस्तावों के बाद में जो दूसरे खेमे के विरोध कारण, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और श्री राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध, इनसे नामंजूर करवा दिया प्रस्ताव को। तब इन्होंने क्या कर दिया, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने क्या कर दिया, अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
और इन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसमें कौन थे। और बाद में इन्होंने परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुला करके स्वराज्य दल की स्थापना की, मार्च 1923। अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रश्न आएगा स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और उसका सही आंसर भी जनवरी 1923 माना गया। तो इस बात को ध्यान रखें। और इसके पीछे जो हम पार्ट देखेंगे, इसके पीछे के जो मुख्य बिंदु है ना, जो पार्ट के अंदर कौन से अध्ययन के बिंदु, उसमें भी स्वराज्य पार्टी की स्थापना की डेट जनवरी 1923 दी गई है, जबकि स्वराज्य दल की ये बात देगा मार्च 1923 के अंदर। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इन अखिल भारतीय जो सम्मेलन बुलाकर स्वराज्य दल की, देखो स्वराज्य दल का पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था, है ना, जिसको ही हम क्या कहते हैं, इस कांग्रेस जो खिलाफत स्वराज्य पार्टी है, इस ही शॉर्ट रूप में क्या कहता, स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इससे स्पष्ट हो गया था कि इस पार्टी ने अपने नाम से ये सिद्ध कर दिया था कि वो कांग्रेस का ही अभिन्न हिंग है, और कांग्रेस के भीतर रहकर ही चुनावों में क्या लेगी, भाग लेगी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव कौन बने, मोतीलाल नेहरू जी बने। और ये निर्णय लिया गया केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय जो विधान परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में क्या करेंगे, राष्ट्रीय जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर वो क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, ठीक है ना। और अपनी जो मांगों को क्या करने, पूरा करने ब्रिटिश सरकार दबाव डालेंगे। और इन्होंने कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्य हैं जो हमने ऊपर देखे, उनको भी क्या किया, इन्होंने सहयोग प्रदान करने का कार्य किया था। तो इस तरीके से ये मतलब कांग्रेस की एक पार्टी यानी एक सहयोगी पार्टी बनकर के ही ये कार्य करना चाहती थी। यानी इनका मानना था कि वो क्या करेंगे, सरकार जो अवैध कानून है उन कानूनों को वैध बनाने का जो प्रयास करेंगे उनका हम समर्थन नहीं करेंगे। जबकि विरोधी लोगों का बात था कि ये फिर धीरे धीरे उसमें डाल में डल जाएंगे और ऐसे प्रस्तावों का वो क्या कर लेंगे, समर्थन कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कार्य को हम आगे चलकर देखेंगे अभी। तब नवंबर 1900 है ना, पहले तो जब 1920 के अंदर चुनाव हर 3 साल बाद होते थे, तो नवंबर 1920 के विधानमंडलों के चुनाव में जो स्वराज्य दल है उसको क्या मिली, बहुत ही अच्छी सफलता मिली, है ना। जो इसमें क्या हुई, बहुत ही अच्छी इनको सफलता मिलती। यानी स्वराज्य दल के प्रयासों, इसमें अच्छी सफलता कैसे मिली, इस सफलता की हम बात कर ले। यानी जो नवंबर 1923 के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में जो सेंट्रल पर, यानी जो कह सकते हैं हम केंद्र के अंदर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसे सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसकी 101 सीटों में से 42 यानी 42 सीटें वो किसको मिली, इनको प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई थी, स्वराज्य दल को प्राप्त। इसके अलावा हम प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में भी बहुत अच्छी इनको सफलता मिली थी। जैसे मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, बंगाल में भी ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे, जबकि उत्तर प्रदेश और बम्बई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली थी। तो ये काफ़ी अच्छा था। बाद में स्वराज्य दल के प्रयासों से 1925 में विट्ठल भाई पटेल को क्या चुना गया, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये काफ़ी कुछ जो थे इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे, है ना। जब कोई भारतीय क्या हुआ, है ना, सर्वप्रथम किसी भारतीय को क्या हुआ, सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ था, जो इनकी क्या थी, बहुत ही ऐतिहासिक हम सफलता इनकी कह सकते हैं। स्वराज्य दल के सदस्यों ने क्या कार्य किया 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के क्या हुआ, खोखलेपन को इन्होंने क्या कर दिया, उजागर कर दिया था। इन्होंने प्रांतों में जो द्वैध शासन की असफलता उसको उजागर कर दिया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना द्वैध शासन कब से कब तक रहा था। मैंने इससे पिछले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि द्वैध शासन कब से कब तक रहा था, तो उसके बारे में आपको बताना। तो द्वैध शासन की जो असफलता उसको क्या किया था, इन्होंने उजागर किया था। यानी इसकी क्या कमजोरियां रही, इसका क्या खोखलापन था, उस खोखलेपन को इन्होंने क्या किया था, उजागर। और इसकी खोखलेपन की जांच के लिए इनके ही प्रयासों से एक समिति का गठन किया गया था, जो मुंडी मैन समिति के नाम से जानी गई थी। इस समिति को इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने गोलमेज परिषद है उसको बुलाने की मांग की, और जिससे क्या हो गया, उत्तरदायी शासन की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। इसके अलावा इन्होंने नमक कर में कटौती, कपास पर जो उत्पाद शुल्क की दरें कम करवाना आदि बहुत सारे इन्होंने क्या किए, कार्य किए थे। तो काफ़ी कुछ इन्होंने जिस लक्ष्य को लेकर के गए थे उसमें काफ़ी ये सफल भी हुए थे।
और इन्होंने जो रचनात्मक कार्य, उन रचनात्मक कार्यों को भी पूरा पूरा सपोर्ट दिया था। अब देखते हैं इसका जो पतन, उस पतन कैसे हुआ। जून 1925 के अंदर क्या हो गया, चित्तरंजन दास की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी 16 जून 1925 के अंदर जो CR दास, जिसे चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु से जो स्वराज्य दल को बड़ा ही आघात, यानी बहुत बड़ा नुकसान इनकी मृत्यु से उठा और स्वराज्य दल का जो है यहाँ से जो आंदोलन वो कमज़ोर पड़ गया। और 1926 के चुनाव में स्वराज्य दल को क्या मिली, कोई भी सफलता नहीं मिली थी और स्वराज्य दल का क्या हो गया था, इस समय प्रभाव भी समाप्त हो गया था। यानी यह CR दास की मृत्यु के बाद जो स्वराज्यवादी खेमे हैं, उनके जो समर्थक भी अलग अलग हितों के अंदर बंटने लगे, जिसमें लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर जैसे हिंदू हितों के समर्थक आदि बातों को, और मोतीलाल नेहरू जी के और इनके बीच में क्या हो गया था, मतभेद हो गया। और इसके बाद लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दी, पार्टी को छोड़ दिया। फिर इसकी टूट से बचाने और भ्रष्टाचार, खूब सारे ऐसे इनमें आपसी क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और इसी झगड़े के कारण पार्टी कमज़ोर हो गई और नवंबर 1926 के चुनावों में इन्होंने भाग जरूर लिया था, लेकिन इस चुनावों के अंदर पार्टी की दुर्बलता सामने आई, क्योंकि इनका कोई भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन या अच्छी सीटें इसमें ये नहीं जीत पाई थी। और अनंत 1930 के अंदर जो लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित जो प्रस्ताव है, जिसमें सविनय अवज्ञा छोड़ने का जो निश्चय किया गया था, उसमें स्वराजवादियों ने क्या किया, विधानमंडल का जो भाग लेना बाद में छोड़ दिया था। तो ये स्वराज्य दल के प्रमुख कार्य थे। तो आशा करता हूँ कि इन कार्यों को आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे साइमन कमीशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी भारतीय विधिक आयोग, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, सारे ही पार्ट अपलोड है। तो अब देखो, अब होता क्या है कि इसकी क्या परिस्थितियाँ थी, किस तरीके से जिम्मेदार था, कहाँ आया, कहाँ गया, कैसे विरोध किया लोगों ने, वो सारी घटनाओं की हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। कौन कौन शामिल रहे, उन सभी महत्वपूर्ण बातों की तरफ हम क्या डालेंगे, दृष्टि डालेंगे। तो बात क्या होती है कि इसकी कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदारी, सबसे पहले उन परिस्थितियों की बात कर लेते हैं जिनके कारण साइमन कमीशन को गठित करना ब्रिटिश सरकार ने क्या समझा, आवश्यक समझा था। जबकि इसकी नियुक्ति तो बाद में होनी थी, लेकिन 1929 में कोई ऐसा ही कमीशन बनना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पहले क्यों कर दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्ष 1919 को क्या था, एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात, यानी वो 10 वर्ष के पश्चात इन सुधारों की क्या करेगी, वो समीक्षा करेगी। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा जो ब्रिटिश सरकार ने जो सुधारों को लागू किया गया था, वो सुधार कहाँ तक उचित थे, क्या उन्हें जारी रखा सकता है या उसमें कुछ संशोधन किया जा सकेगा, या उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई है तो कहाँ तक हुई है, ऐसी सभी बातों की उसको क्या करनी थी, समीक्षा करनी थी। किंतु सरकार ने नवंबर 1927 में ही क्या किया, आयोग नियुक्ति करने की घोषणा कर दी थी। ऐसा क्यों हुआ, यह लिखा नवंबर 1927 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। वो कारण ये थे कि देखो, ब्रिटेन के अंदर अभी क्या हो रहा था इस समय तक, यानी जब 1927 की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का कुछ ऐसी इंग्लैंड के अंदर बनी जिसके कारण वहाँ की सरकार को क्या करना पड़ा, इसको समय से पहले ही इसको जारी करना पड़ा। क्योंकि इस समय ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और निकट भविष्य में क्या होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, और कंजर्वेटिव पार्टी को लग गया था कि उसकी क्या होगी, हार होगी। तो इस कारण उसने चाहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो भविष्य से संबंधित भारत के जैसे इस महत्वपूर्ण वो फैसले को क्या करना चाहती, वो अनुभवहीन लेबर पार्टी के जो जिम्मे नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, सर जॉन साइमन ने उसकी अध्यक्षता के अंदर एक आयोग का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों श्वेत सदस्य थे। और सर जॉन साइमन जो इसके अध्यक्ष थे, उनके कारण इस आयोग को या कमीशन को साइमन कमीशन या साइमन आयोग के नाम से जाना गया। अब देखो इसका कार्य क्या था, है ना, आयोग गठित किया गया और जिसमें एक भी भारतीय, यानी 7 प्रतिनिधि थे, सातों के साथ तो क्या थे, अंग्रेज थे। अब इस आयोग का उद्देश्य क्या था, इस आयोग का उद्देश्य था संवैधानिक सुधार पर क्या करना था, सुझाव
देना था। इसके अलावा भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में जांच करते हुए इस कमीशन को ये रिपोर्ट देनी थी कि उत्तरदायी शासन लागू करना उचित है या नहीं, यानी उचित है या नहीं, जो उत्तरदायी शासन है वो भारत में अगर लागू भी करना उचित है या नहीं, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू रहना चाहिए या नहीं, जो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यानी जो भारत के जो संवैधानिक सुधार है उस पर इसको अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट देनी थी। अब इतनी महत्वपूर्ण बात को वहाँ की जो नई जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, यानी जो रूढ़िवादी दल था, वो अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात को क्या करना चाहता था, जो नई लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इसका वक्तव्य हम उसी बात से समझ सकते हैं जब उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने कहा था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधार और हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो क्या करेंगे, एक साइमन कमीशन की क्या करेंगे, इसके लिए नियुक्ति करेंगे। लेकिन भारतीयों ने क्या किया, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। इसी कारण भारतीयों ने इस कमीशन का क्या किया, विरोध, क्योंकि भारतीय अपने इसको आत्मनिर्णय के सिद्धांत का क्या मानते थे, उल्लंघन मानते थे, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि उनके मामलों का निर्णय वो समय करे और उनको भी इसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए, जबकि यहाँ की जो रूढ़िवादी सरकार थी उसने ऐसा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने ये समझा कि भारतीय इसके लिए योग्य नहीं है, यानी उसने कहा कि इस कमीशन की सदस्यता के लिए कोई भी भारतीय योग्य नहीं है, यानी सारे भारतीय क्या असक्षम है, वो किसी प्रकार की सुनिश्चित योजना नहीं बना सकते, ये काम सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर के लोगों ने, भारतीय लोगों ने क्या किया, विरोध किया था। अब इसके ऊपर विचार विमर्श कब किया गया, कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी ने की थी, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन है इसके विरोध का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। यहाँ भारतीयों ने क्या किया, कांग्रेस ने कहा हम इसका क्या करेंगे, विरोध। अब देखेंगे किस किस ने इसका समर्थन किया और कौन इसके विरोध के अंदर थे, यानी हम दोनों ही पक्ष और विपक्ष के लोगों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन इसके समर्थन में था और कौन इसके विरोध में था। तो जैसे हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, तो इन्होंने तो क्या किया, साइमन कमीशन के प्रति क्या किया, विरोध किया था, ठीक है। जब किया मुस्लिम लीग में से एक गुट था जिसने क्या कर दिया, जो इससे अलग हो गया था, इस गुट ने क्या किया था, साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ये गुट कौन था, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में इससे क्या हो गया था, अलग हो गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे दल थे, उनका इस कमीशन के प्रति निर्णय क्या रहा। इसके अलावा जो अन्य दल थे जैसे किसान मजदूर पार्टी है ना, और इसके अलावा जो संघवादी जिससे पंजाब की यूनियनिस्ट है, उन्होंने, वैसे किसान मजदूर पार्टी ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया, लेकिन संघवादी जो यूनियनिस्ट पार्टी और दक्षिण भारतीय जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखो इन भारतीयों के सारे विरोध के बावजूद भी क्या हो जाता है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचता है, बम्बई। और जब जैसे साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है उसके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाता है और बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर उसके विरुद्ध क्या होती है, अखिल भारतीय हड़ताल का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। यानी साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भी गया वहाँ इसे काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ का क्या लगाया गया, नारा लगाया गया था। तो जो 27 दिसंबर 1927 को कांग्रेस का जो अधिवेशन एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता के अंदर हुआ था, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध करने का निश्चय कांग्रेस ने किया था। यानी कांग्रेस ने कहा था कि प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक स्वरूप में वो साइमन कमीशन का क्या करेगी, बहिष्कार करेगी। इसी बात को बाकी लोगों ने भी क्या किया, विरोध किया। तो देखो साइमन कमीशन है, इसमें बड़ी मात्रा में जन आक्रोश पैदा हो रहा था, जिसमें विशेष रूप से युवा लोग बड़ी संख्या के अंदर सक्रिय होते, और इसी आंदोलन के कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा राष्ट्रवादी है जो प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए थे। अब आगे देखेंगे साइमन कमीशन कहाँ कहाँ गया। तो केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का क्या कर दिया, स्वागत करने से इनकार कर दिया। इसने भी क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। अब जब साइमन कमीशन कहाँ पर पहुँच गया, लाहौर पहुँच गया, है ना। साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब वहाँ के पंजाब के प्रमुख, जो गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जन समूह ने इसका क्या किया, विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। तो इस प्रदर्शन को ब्रिटिश सरकार ने दबाना चाहा और पुलिस ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों लाठियां चलाई और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु। ये बात है 30 अक्टूबर की।
23 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहाँ क्या किया जा रहा था, इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। पुलिस ने लाला कमीशन जो लाजपत राय हैं उसकी हत्या करने की दृष्टि से उसमें सिर में लाठी का चार्ज किया, जिससे बड़े वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और 17 नवंबर 1928 को उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस बात से क्या हो गया, पूरे देश को आंदोलित किया, लोगों के अंदर गुस्सा फैल गया था। दूसरी तरफ ये जब साइमन कमीशन लखनऊ गया था, लखनऊ में भी इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। लखनऊ के अंदर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लिखे, गुब्बारे और पतंगे हवा में क्या की गई, उड़ाई गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसके विरोध के कारण उन्हें भी लाठियां खानी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें क्या आई थी, उन्हें भी चोटें पहुंची थी। अब पटना की बात करें, पटना के अंदर साइमन जगह जगह जब देश के अंदर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाहती थी काफ़ी सारे लोग अभी भी साइमन कमीशन के क्या है, पक्ष में है। तो इस तब ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती, ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाहती थी कि ये तो कुछ लोग हैं जो कांग्रेस से संबंधित वो लोग ऐसे जो हो हल्ला कर रहे, बाकी अधिकतर भारतीय क्या हैं इसके पक्ष में। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, पटना के अंदर, बिहार के अंदर साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, गाँवों से लोगों को गाड़ियों में भर करके यानी बिठा करके कहाँ लाया, पटना लाया। किसके लिए लाया, साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए यहाँ पर उनको लाया था। किंतु ये गांव वाले पटना में आकर के गाड़ियों से उतरकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ में मिल गए थे। तो यहाँ क्या किया, लोगों ने जब पटना पहुँच कर के गाड़ियों से उतर कर के लोगों ने क्या किया, यानी एक गांव वाले पटना आकर के गाड़ियों से उतरकर साइमन कमीशन का विरोध करे प्रदर्शनकारियों के साथ में मिल गए। यानी ब्रिटिश सरकार के साथ में यहाँ बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी। ब्रिटिश सरकार ने लाया तो इनको था साइमन कमीशन का स्वागत करवाने के लिए, उनके समर्थन में लाया था, लेकिन यहाँ आकर के ये विरोधियों के पक्ष में शामिल हो गए थे और साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। यानी ब्रिटिश सरकार समझ रही थी कि सारे भारतीय क्या है उनके समर्थन में, ये कुछ एक लोग विरोध करके दर्शाना चाहती थी, और वो ये चाहती थी गांव वाले लोगों को इससे क्या समस्या है। लेकिन जो चेतना है भारतीयों के अंदर बड़े पैमाने पर अब तक फैल चुकी थी, और सभी लोग अंग्रेजी जो क्या है, अंग्रेजी शोषण से, अंग्रेजी दबाव से, अत्याचार से पीड़ित थे, और जब भी उन्हें मौका मिलता वो अंग्रेजों का क्या करते थे, विरोध। वैसा ही उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया था। अब मजदूरों, किसानों, नवयुवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में हुए आंदोलन के अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किसने किया था, युवाओं ने किया, नवयुवकों ने किया था, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार जो राजनीतिक रूप से जो भागीदारी कैसे की जाती उसका अनुभव यहाँ युवाओं ने प्रारंभ किया था। और सबसे ज़्यादा जो सक्रिय भूमिका भी इनकी, और इन्होंने इसे क्रांति का रूप लिया था। और युवाओं ने क्या की थी, समितियाँ स्थापित की, सभाएं स्थापित की, और जगह जगह इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई थी। यानी युवाओं ने जो विरोध प्रदर्शन में उस चेतना को उभारने में मौलिक रूप से क्या किया, अपने जो समाजवादी विचारों का अंकुरण और विचार करने के लिए जो उर्वर भूमि कह सकते हैं वो तैयार हुई थी, जिसका प्रभाव बाद में जो पंजाब की नौजवान सभा है, मजदूर एवं किसान दल, हिंदुस्तान सेवा समिति, जो कर्नाटक जैसे अन्य जो संगठन है उसमें भी इससे परिलक्षित होता है। अब साइमन कमीशन विरोधी इस आंदोलन में क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को और भी क्या कर दिया, तीव्र यानी तेज कर दिया। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या करें, मजाक ऊपर मजाक किए जा रहे हैं, और हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहते, सिर्फ हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं, और इसके लिए बरगला रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि आप इसमें सक्षम ही नहीं हो, और जो हमारे शासन कैसा होगा, क्या होगा, उसका निर्णय अंग्रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर विभिन्न दलों और नेताओं ने एकजुट कर होकर संवैधानिक सुधार की एक वैकल्पिक योजना बनाकर जवाब देने की क्या बनाई, सहमति बनाई। यानी इस समय यहाँ का जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी कि कितना ही आप विरोध करें साइमन कमीशन का, तो क्या करो, आप ऐसा करके एक ऐसी योजना बनाकर दिखाइए जिससे सभी भारतीयों के सभी वर्गों को क्या हो, स्वीकार हो। तो भारतीयों ने क्या किया, इस चुनौती को क्या किया, स्वीकार किया था। और इस चुनौती को स्वीकार करके नेहरू जी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने क्या की थी, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो जैसा कि उस समय के जो तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड,
उन्होंने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को क्या हो, मान्यता हो। ये बात है 1925 की। और जब भारतीय लोग साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तब ये चुनौती उस समय के तत्कालीन जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किंघम ने भारतीयों को दी थी कि अगर वो ऐसा संविधान तैयार कर लेंगे जो भारत के विभिन्न जो संप्रदायों और वर्गों को मान्य हो, तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, निश्चित ही उस पर सहानुभूति तरीके से विचार करेगी। तो कांग्रेस ने क्या किया था, इस तरीके की जो चुनौती थी उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। अब साइमन कमीशन का भारत में जगह जगह विरोध हो रहा है, जिसके बारे में हमें जो पहले के पार्ट में देख चुके हैं। जहाँ भी साइमन कमीशन गया उसका भारतीयों ने क्या किया था, विरोध किया था। तो मई 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन क्या हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर समिति बनाई गई थी। अब देखो इसमें हुआ क्या था, ये केवल यहीं पहले नहीं हुई थी, इससे पहले काफ़ी इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए पहले फरवरी 1928 के अंदर दिल्ली के अंदर सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई जो की पार्टी थी, राष्ट्रवादी जो उदारवादी राष्ट्रवादी संघ था, इसके समेत 29 दलों ने भाग लिया था। लेकिन इसमें कोई आम सहमति नहीं बन पाई क्योंकि इनके सभी दलों के अंदर मतभेद थे, एक मत नहीं हो सके। तो इसके कारण फिर 11 मई 1928 को बम्बई के अंदर फिर से सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और इसी सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर ये क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया। किसके लिए गठन किया गया, जो इनको चुनौती दी गई थी भारत सचिव लॉर्ड बर्किंघम ने, एक ऐसा संविधान बनाने की जो भारत के सभी वर्गों को क्या हो, मान्य हो। तो इस समिति का कार्य भारत के भावी संविधान की क्या करना था, रूपरेखा तैयार करना था। और इस समिति ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट किस नाम से जानी गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी गई थी। अब इस समिति के सदस्यों की हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य थे। कितने थे, 9 सदस्य, जिसमें पहले तो अपने हो गए मोतीलाल नेहरू, दूसरे तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, मंगल सिंह और NS आणे, GR प्रधान और सैयद कुरैशी। कितने हो गए, ये 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इसके अलावा और जो सदस्य उसमें कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। यानी इसमें दोबारा आप गिन लीजिए कि 1 2 3 है ना, 3 और NS 4 5 6 सदस्य ये थे, है ना। और फिर अगले सदस्य कौन से थे, सुभाष चंद्र बोस। यानी दोबारा मैं इन सदस्यों को रिपीट कर दूंगा कि इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, उसके बाद थे सैयद कुरैशी, फिर अली इमाम, और इसके बाद थे तेज बहादुर सप्रू, SS आणे, सरदार मंगल सिंह और GR प्रधान और सुभाष चंद्र बोस। ये कुल 8 सदस्य थे, 9 नहीं थे, कुल 8 ही सदस्य थे इसके, है ना। तो इस तरीके से अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, इसमें 8 सदस्य इस समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब इस समिति ने क्या किया, सभी को काफ़ी सारी बातें की, भारतीय सभी दलों के लोगों से मिले और मिलकर के इस समिति ने क्या किया था, 28 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर मुख्य बातें क्या थी, उन बातों को हम देखते हैं कि इसकी जो पहली बात है वो बात ये थी कि इसमें क्या किया गया, भारत को अधिराज्य अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। किसके अंदर, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर। यानी इसमें मांग किया गया कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए और उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। जो अन्य उपनिवेश ब्रिटेन के उनके समान है, उसका स्थान क्या इस ब्रिटिश उपनिवेश के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा था कि ऐसी अधिकारों की ऐसी घोषणा की जाए जिसमें भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी यहाँ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी। इस पॉइंट के अंदर इन्होंने सबके लिए क्या थी, मौलिक अधिकारों की बात थी, जिसमें विशेषकर 19 मौलिक अधिकारों के इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई थी, जिसमें महिलाओं के सम्मान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार जैसी बातें शामिल थी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सांप्रदायिक आधार पर अलग जो चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था है, कहा गया कि उसको समाप्त किया जाए और उसकी जगह क्या किया जाए, संयुक्त जो निर्वाचन की पद्धति है उसको लागू किया जाए। यानी इससे क्या होगा, फिर जो मुसलमान अपनी बात करें तो मुसलमानों को यहाँ जो तुष्टिकरण करने के लिए
केंद्रीय और प्रांतीय जो दोनों ही विधायिकाओं के अंदर क्या किया, मुसलमानों के लिए कुछ सीटें इन्होंने आरक्षित रखने का क्या किया था, प्रस्ताव किया था। हालांकि ये व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जैसे पंजाब और बंगाल। जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां के कुछ स्थान इनके मुसलमानों के लिए आरक्षित रखने की बात इस रिपोर्ट के अंदर की गई थी। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात था कि इसके रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि केंद्र के अंदर 2 सदन वाला सदन हो, जिसका निम्न सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें 500 सदस्य हो और जिसके सदस्यों का निर्वाचन वैश्विक मताधिकार से हो, और इसका कार्यकाल भी इन्होंने क्या माना गया था, 7 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल हो। जबकि दूसरा उच्च सदन हो, जिसकी सदस्य संख्या 200 हो और जिसका निर्वाचन परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए, वर्तमान में जैसे राज्यसभा का होता है। तो इसमें जो देखो 2 सदन थे, तो जो पहले मैंने थोड़ा आपको बताया वो ध्यान रखना कि जो उच्च सदन है उसका कार्यकाल था वो 7 वर्ष किसका था, उच्च सदन का कार्यकाल था। और निम्न सदन का कार्यकाल कितना रखा गया, इन्हें 5 वर्ष रखा गया, है ना। उच्च सदन का कार्यकाल था 7 वर्ष और निम्न सदन का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष था। तो वर्तमान के अंदर जैसे राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभाओं जो विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व ही वहाँ आते हैं, वो उनके द्वारा इलेक्टेड लोग आते हैं, तो वैसे ही इन्होंने व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा प्रांतों के लिए भी अलग से व्यवस्थापिकाओं का प्रावधान था, जिसका कार्यकाल 5 साल होना था। तो इस तरीके की व्यवस्था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि वो प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। प्रांतों को क्या दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, क्योंकि इसकी मांग मुस्लिम लीग आदि कर रहे थे। इसके कारण इन्होंने कहा था कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। छठा, सारी शक्ति केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के हाथ में हो। केवल विदेशी मामले और सुरक्षा ही क्या रखे जाएं, ब्रिटिश नियंत्रण में रखे जाएं। इस तरीके से इस रिपोर्ट ने उस समय के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था। लेकिन ये कार्य उस समय के लिए न तो मुस्लिम लीग को स्वीकार थे, नहीं और बाकी जो मुस्लिम गुट जिसके नेतृत्व आगा खां और मोहम्मद शफी खां कर रहे थे, न ही कांग्रेस के कुछ गुट थे जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति जैसे लोग कर रहे थे, जो कि क्या थे, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते थे। उसकी जगह पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे, यानी वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। तो इधर का मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार करके इससे क्या हो गए थे, अलग हो गए। जबकि महात्मा गांधी जी का जो है वो इससे अलग ही मानना था। महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगी जो वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी मुश्किल से ही डोमिनियन स्टेट पर राष्ट्रीय सहमति बनी है, इस कारण इसे जल्दबाजी में नहीं खोना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए ताकि सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार कर ले। तो जिसका क्या किया, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, युवा जो कांग्रेसी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। इसी कारण इसकी डेट को फिर 1 साल कर दिया गया, यानी अब जो 1 साल का सरकार को क्या दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया। तो नेहरू रिपोर्ट जुलाई 1928 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1928 में प्रकाशित की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर दिसंबर 1928 को कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन बनाया गया और इस अधिवेशन के अंदर ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि उसने अगर रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1 साल का समय दिया गया कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस क्या कर देगी, जन आंदोलन शुरू कर देगी। यानी कांग्रेस क्या करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन अब चलाएगी, जो पहले असहयोग आंदोलन के समय चलाने वाली थी। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने जब आंदोलन स्थगित कर दिया तो ये आंदोलन भी अपने आप स्थगित हो गया था। तो मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और इसके विरोध में अपनी जो 14 सूत्री मांगे हैं वो प्रस्तुत कर दी, है ना। जिसके अंदर उसने क्या किया, भारत का संविधान उसने कहा परिसंघात्मकों को अवशिष्ट रखा, प्रांतों को समान स्वायत्ता हो, ऐसी उसने कुल 14 मांगे रखी। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ, चैरिटेबल संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में सुधार लिया जाए, सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। यानी वो सारी बातें थी जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती थी और जो बहुसंख्यक है उन पर अल्पसंख्यकों के हितों को क्या करती थी, आरोपित करती थी। तो इस तरीके से ये इसमें हमने देखा। इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे अभी पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के बारे में, है ना, जो कि दिसंबर 1929 के अंदर लाया गया था। तो जैसा कि अभी हमने जो नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, इस नेहरू रिपोर्ट के बाद में जब बात किसी भी प्रकार की संभव नहीं हो पाई, यानी ब्रिटिश सरकार ने जो महात्मा गांधी जी और इनके द्वारा दी गई जो डेडलाइन है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी सरकार ने जो नेहरू रिपोर्ट है उसको स्वीकार नहीं किया था।
तो तब ये सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। यानी गांधी जी इसके लिए सरकार को 2 साल का समय देना चाहते थे। बाद में नेहरू जी जैसे युवा लोगों और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के दबाव के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार को 1 साल का समय दिया और उसकी डेडलाइन जो 31 दिसंबर 1929 कही गई कि इस दिन तक लागू किया जाए। तो जो नेहरू जी के नेतृत्व में जो युवा राष्ट्रवादी थे उन्होंने भी इस तारीख तक का इंतजार किया था। और अब कांग्रेस ने क्या करेगी, पूर्ण स्वराज्य की मांग बुलंद करेगी। इसके लिए दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया, लाहौर के अंदर आयोजित किया गया। इसी मांग को लेकर के कांग्रेस का यह अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया था। इस अधिवेशन का जो मुख्य प्रस्ताव है वो क्या था, स्वराज्य का था, यानी जो पूर्ण स्वराज्य था जिसकी मांग यहाँ पर की गई थी। तो देखो इस समय तक गांधी जी भी 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में राजनीति में वापस आएंगे, तब तक वो इससे अलग रहे थे। और महात्मा गांधी इस समय यूरोप की यात्रा करने वाले थे, लेकिन उस यात्रा को उन्होंने कैंसिल करके लाहौर अधिवेशन में शामिल हुए थे। और इस अधिवेशन में गांधी जी का नाम भी प्रस्तावित किया गया था, किंतु गांधी जी ने क्या किया, खुद अध्यक्ष नहीं बने और अपनी जगह किसको अध्यक्ष बना दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपनी जगह अध्यक्ष बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बातें होती है उसको देखते। यहाँ स्वराज्य का अर्थ था पूर्ण स्वाधीनता बताया गया। इसमें बताया गया कि कांग्रेस अब से अपना पूरा ध्यान पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति पर देगी, यानी अब कोई डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं की जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो वो होगी पूर्ण स्वाधीनता पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर स्पष्ट किया था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, वो पूर्ण स्वतंत्रता है। विदेशी शासन से देश को मुक्त करने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। और कामरेड आप लोग, देश के सभी लोग इस महान कार्य में हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित है। मैं स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करता हूँ कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा राजा और नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक जो औद्योगिक सम्राट क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से इन्होंने अब अंग्रेजों को सिर्फ बाहर से बाहर जाने के लिए ही कहा था और कहा था कि अब इससे पहले कांग्रेस यानी पूर्ण स्वाधीनता से कम वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही मांग थी जो जिसका यहाँ पर क्या किया गया था, लाहौर अधिवेशन के अंदर इस मांग को सुस्पष्ट किया गया था। तो इस तरीके से नेहरू जी ने जो संघर्ष और तौर तरीकों का इस्तेमाल किया था उससे भी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर लोगों के अंदर भी क्या आई थी, दृढ़ता आई थी, जागृति आई थी। इसमें कहा गया कांग्रेस से पूरा ध्यान पूर्ण स्वतंत्रता पर देगी। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को, यानी जब रात के 12 बजे समय बदलता है तो 12 बजे का इंतजार किया। 12 बजे बाद भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यानी इस दिन को संपूर्ण भारत के अंदर कांग्रेस ने क्या किया था, स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया गया। और सबसे पहले 30 जनवरी 1930 को मनाया गया और इस दिवस को बाद में कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही मनाया गया। इसी कारण 26 जनवरी है, उस जनवरी को क्या किया गया था, हमारा संविधान भी लागू किया गया था। अब देखो 26 जनवरी को फिर क्या हुआ, इसकी घोषणा के बाद सारे देश के अंदर सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें सामूहिक रूप से क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ पड़ी गई और सबने मिलकर के क्या किया, एक साथ इसकी पुष्टि की, यानी लोगों ने शपथ ली कि सभी मिलकर के स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास करेंगे। तो इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी सफलता मिली। इसके लिए गांवों कस्बों में भी छोटी बड़ी सभाओं का आयोजित करके लोगों ने स्थानीय भाषा के अंदर अपनी शपथ ली और स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई थी और लोग जो इतने समय के लिए जो ठहरे हुए लोग थे उनके बुझे हुए दिलों के अंदर वापस से चिंगारियाँ क्या होगी, ददकने लग गई थी। यानी इस सम्मेलन को बहुत ही अभूतपूर्व सफलता देश के अंदर प्राप्त हुई थी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो ये आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।